हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड है यूनिट्स एंड डायमेंशंस से। ऑल से पिछले वाले सेशन में भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, बट यस मेरा टास्क ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा दूं सो दैट आपको कभी भी क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे दिक्कत ना आए, है ना। मतलब ये है कि आप बस क्वेश्चन को देखें तो आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें चलनी चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वही टारगेट है हमारा एंड उसी को लेके मैं आज फिर से आया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चंद क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएगी कि हाँ भाई यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्या उसका लेवल हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना, और आज भी पता चलेगी अपने को। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, जैसे एक सिंगल क्वेश्चन आएगा आपको उसको सॉल्व करना है, एक बार खुद से ट्राई जरूर करना पड़े। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम से मिलती ही जा रही है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है कि हमारे ये यूएसपीज है, हमें क्या क्या स्पेशलिस्ट चीजें हमें यहाँ मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है उस पर वापस आते हैं। हमारा पहला सवाल जो हमसे कहता है वो ये है कि एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी डेंसिटी रो है। पहले भी बता चुका हूं कि डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रेडियस r है और उस लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन है सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा। ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है विद द टाइम पीरियड ऑफ t। ये जो लिक्विड ड्रॉप है वो ऑसिलेट कर रहा है विद द टाइम पीरियड ऑफ t। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर t स्क्वायर के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट होगा। t स्क्वायर के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट होगा। सो योर ऑप्शंस आर रो r क्यूब बाय सिग्मा, रो सिग्मा बाय r क्यूब सिग्मा अपॉन रो एंड नन ऑफ दीज। तरीका अपना वही है, देखा क्वेश्चन को घुमा दिया, बाकी हम तो जानते हैं कि क्या करना है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है, टी स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालना है। और हम जानते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया जा सकता है कोई भी नया रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो मैं यहां पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि जो टी स्क्वायर होता है ना वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी के, रेडियस के और सरफेस टेंशन के। बट कैसे, ऑप्शन में देखो r क्यूब है, ऑप्शन में r क्यूब है, मतलब मुझे नहीं पता r का कोई पावर हो सकता है यहां पे, है ना। वैसे ही सिग्मा का कोई पावर होगा, रो का कोई पावर होगा, मुझे नहीं पता, क्या पता सिग्मा का पावर 1 हो, सिग्मा का पावर माइनस का 1 हो। तो पावर को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो यहां पे पावर लगाएंगे x, y और z वाली। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है, इट कम्स टू बी रो की पावर x, r का पावर y एंड सिग्मा का पावर z, है ना। चलिए भाई, अब व्हाट अबाउट द डेंसिटी। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसको डब्बे में बंद कर लेते हैं, लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। डब्बे में बंद किया, इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया। बारी आती है डेंसिटी को सॉल्व करने की। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज नथिंग बट योर मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं इट इज m, वॉल्यूम के लिए लिखते हैं l क्यूब। सो यहां पे m l का पावर माइनस का 3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो है l, और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले भी बोल चुका हूं। सरफेस टेंशन जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिससे कि वो अपने सरफेस को स्ट्रेच करके रखता है। या फिर और बोल सकते हैं कि भाई तुमने देखा होगा कोई भी वाटर की जो ड्रॉप होती है ना वो ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं होती। वाटर की जो ड्रॉप होती है, पानी की बूंद, वैसे आड़ी टेढ़ी नहीं होती, वो गोल होती है बिल्कुल, है ना। तो पानी की जो ड्रॉप होती है वो गोल होती है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन के। तो बस अभी इतना समझो कि सरफेस टेंशन जो है किसी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये किसी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी एक तरह से, है ना। सरफेस टेंशन को जो लिखते हैं वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला बनता है इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, लेंथ का पता है, तो यहां से सरफेस टेंशन भी मिल जाएगा, इट्स m l t माइनस का 2 अपॉन लेंथ। तो यहां से सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m t माइनस का 2। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m t माइनस 2, l से l मर जाता है। तो आपके पास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला है और सरफेस टेंशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो चलिए भाई इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज।
पुट, क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी, तो यहां से टी स्क्वायर जो था वो इक्वल्स टू था के रो की पावर x, r का पावर y, सिग्मा का पावर z। सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, रो की जगह पे m, l का पावर -3, इसकी पावर x, l का पावर y, और यहां पे m t -2 का पावर z हो जाएगा यहां पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई, ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी आर गेटिंग, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला? जब हमने कंपेयर किया तो हमें मिला कि यहां पे ये टी स्क्वायर था, चलो सीधा ही लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, या पहले इसको कर लूं, मैं पावर वगैरह हटा दूं पहले कि पहले कर लूं? चलो देख लो, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के एम का पावर x और यहां पे प्लस का z, एल का पावर -3x, यहां पे एल का पावर y प्लस का y, और t का पावर जो होगा -2z हो जाएगा। अब कर लो कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग। जब आपने किया कंपेयरिंग तो यहां से क्या होने वाला है कि x प्लस z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो x हो जाएगा माइनस का z, फिर यहां से देखा तो -3x प्लस y हो जाएगा 0, तो y हो जाएगा 3x, फिर t वाले को कंपेयर किया तो -2z बराबर हो जाएगा 2 के, तो z का वैल्यू हो जाएगा -1। क्या बात है सर, मजा ही आ गया, z का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। क्या हम लोगों को z का वैल्यू मिल चुका है? और अगर z का वैल्यू मिल गया तो क्या मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा? और अगर x का वैल्यू मिल गया तो क्या मुझे y का वैल्यू भी मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैंने बोला z का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x का वैल्यू बनेगा -1, यानी x का वैल्यू बनता है +1। बहुत ही शानदार सर। तो y का वैल्यू बन जाएगा 3। तो x, y, z तीनों मिल चुके हैं। लेट्स पुट दिस इन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे जब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया था तो मिला टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, रो का पावर x 1, r का पावर y क्यूब, और सिग्मा का पावर z -1। सो टी स्क्वायर के रो r क्यूब बाय सिग्मा। भाई अगर हमारा k का वैल्यू 1 ले लें तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो r क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये टी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। तो रो r क्यूब डिवाइडेड बाय सिग्मा हमारे पास रिलेशन आता है। तो रो r क्यूब डिवाइड बाय सिग्मा, ऑप्शन ए मुझे मिल रहा है जो कि सही है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलो भाई नोट कर लीजिए आप भी जल्दी से। किया नोट सभी ने? यहां पे आओ, ये भी नोट करो। ये भी कर लिया नोट सभी ने? बहुत ही शानदार, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनली करेक्ट। भाई ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट है? न्यूमेरिकली मुझे मतलब नहीं है, डायमेंशनली बताओ कौन सा करेक्ट होगा। वैसे अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन किया था ये वाला भी। चलिए भाई पहला ऑप्शन चेक करते हैं। बोला है प्रेशर इक्वल्स टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे। जानते हैं क्या है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला? ml-1 t-2। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनता है इट्स ml-t-1, और वॉल्यूम का जो बनता है वो बनता है l3। और पहला ऑप्शन क्या कहता है कि प्रेशर जो होगा, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जो प्रेशर होगा वो होना चाहिए मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम के, मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम के। क्या ये बात कहता है पहला ऑप्शन? प्रेशर इक्वल्स टू मोमेंटम पर यूनिट। देखो पर यूनिट का मतलब होता है अपॉन, पर मतलब अपॉन, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 वॉल्यूम। जब ये पर लिखा है अपॉन यूनिट मतलब 1 और ये वॉल्यूम, तो मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम। चलो भाई डायमेंशनली चेक करना है।
ये इक्वेशन करेक्ट कब हो सकती है? जब LHS पे जो डायमेंशन है RHS में भी वही डायमेंशन आ जाए। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml1 - 1 ml - 1 t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू मोमेंटम है m l t - 1 अपॉन l क्यूब। ठीक है, तो यहां से m l - 1 t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू ml2 t माइनस का 1। नहीं सर, मैच नहीं हो रहा है। LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं है, मतलब ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है प्रेशर इक्वल्स टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है? सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो उसमें लिखा है प्रेशर इज इक्वल्स टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी। ये होता है इसका मतलब। क्या लिखा था वहां पे? मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी, मतलब मोमेंटम अपॉन वॉल्यूम इनटू एनर्जी, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप जानते हो, ये था m l - 1 t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू मोमेंटम m l t - 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए लिखेंगे l क्यूब इनटू एनर्जी का होता है ml2 t माइनस का 2। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। m l - 1 t - 2 इज इक्वल्स टू m से m मर गया, L से ये L मर जाता है। ठीक है, तो यहां से एक L से L मर जाएगा, t - 2 तो ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा L का पावर माइनस का 4 और t ना 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 सर, मैच ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, गलत है ये। मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मुझे तो वो बताना जो डायमेंशनली करेक्ट हो। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन कहता है प्रेशर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से m l - 1 t - 2, एनर्जी का होता है ml2 t - 2 अपॉन वॉल्यूम की जगह लिखेंगे l क्यूब। ये हो जाएगा m l - 1 t - 2 इज इक्वल्स टू m l का पावर, अरे 3 ऊपर जाएगा, 2 - 3 माइनस का 1 होता है ना, 2 - 3 माइनस का 1 और यहां पे t माइनस को, अरे सर LHS बराबर RHS आ रहा है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली बिल्कुल सही है। तो क्या हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा? हाँ सर बिल्कुल, ये हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इज बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब एक ही ऑप्शन होगा। आर बोलता तो हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो जाते, हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो जाते। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। इज मतलब एक ही कोई ऐसा ऑप्शन होगा, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। हाँ, इज की जगह अगर वो आर बोलता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशनली करेक्ट, है ना, समझो ना, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। वो इज आर लगाता है, तो भावनाएं समझ जाना उसकी। वैसे अगर तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं है, करके देख लो, प्रेशर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन एरिया, नहीं आएगा आंसर सही से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई थिंक अभी क्लियर हो रही है सारी बातें धीरे धीरे। तो नोट करना चाहते हो, नोट कर लो भाई। पहला ऑप्शन यही सॉल्व किया था जो कि डायमेंशनली इनकरेक्ट था, मैंने सबके डायमेंशनल फॉर्मूले वहां पे लिख दिए थे। फिर सेकंड ऑप्शन चेक किया, वो भी इनकरेक्ट था। थर्ड ऑप्शन चेक किया, वो डायमेंशनली करेक्ट था। चौथा ऑप्शन तुम खुद से चेक कर लेना। चलिए, समझ आ रहा है सभी को? बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई सिस्टम इज। एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? पहली बात तो ये है ना भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन बोल देता हूं। ठीक है, समझना बात को। ये हमारे पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी के पास क्या हो सकता है? इस गाड़ी के पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। गाड़ी के पास जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बनता है v/t से, और इसकी यूनिट बनती है मीटर
पर सेकंड अपॉन सेकंड बोले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई गाड़ी सीधी सीधी चल रही है तो उसके पास हो सकता है लीनियर एक्सेलरेशन। गाड़ी की अगर स्पीड चेंज होती जाए, गाड़ी की अगर स्पीड चेंज होती रहे तो उसके पास होता है लीनियर एक्सेलरेशन गिवन बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड, टाइम को लिखते हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका SI यूनिट होता है। पर वो मांग रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब समझना बात को ध्यान से, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है जो कि यहां पे बांध के रखा हुआ है, तुम बीच में खड़े इसको गोल 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 घुमा रहे हो, तुम बीच में खड़े हो और इसको जैसे तुमने बचपन में करते हो ना, कोई बॉल को रस्सी से बांध लिया फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हो उसको, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, एक बालक इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो इस केस में इस बॉल को देखो तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। ये गाड़ी क्या कर सकती है सर, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, डिस्टेंस को कवर करती है। ये पार्टिकल क्या करेगा, जो कवर करता है दैट्स कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। भावनाएं समझो तुम लोग, गाड़ी जो होती है वो डिस्टेंस कवर कर सकती है, गाड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है जब वो सीधी चलती है। वैसे अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो वो कवर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर सर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट d है तो गाड़ी की वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे वेलोसिटी आएगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओहो अच्छा, बात वही है, फॉर्मूला आज भी वही है ना, बस एक नया टर्म जुड़ गया एंगुलर। वो भी क्यों जुड़ा, क्योंकि वो सर्कल में घूम कर रहा था। वो भी क्यों जुड़ा, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, या फिर कोई बॉडीज वो जिनका रोटेशन हो रहा है उनके लिए कंसीडर किया जा सकती है सारी बातें। तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही थी, इसलिए यहां पे एंगुलर नाम जोड़ दिया साथ में, और कुछ नहीं है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर एक्सेलरेशन को क्या बोले थे आप लोग, सर हम एक्सेलरेशन को बोले थे इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, यहां लिख देता हूं। आपने बोला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, तो यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पे लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, कहां से आया, यहां से आया सर, मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है अपॉन सेकंड, तो हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही जरा एंगुलर एक्सेलरेशन का भी यूनिट बताओ क्या होगा, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा। आओ जरा नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको चर्चा में। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये है एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मैंने बोला था ना तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा एक बात बताओ, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, यहां पे बात करें इसकी, ये कोई पार्टिकल है सर, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ना, वो यहां से यहां गया, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे वो यहां से यहां गया पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन ये है पार्टिकल की, ये फाइनल पोजीशन है, तो बताओ भाई पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, सर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहां पे कंसीडर किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल है, हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एंगल है सर, एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का एंगल, और एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। तो यहां पे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बनेगा रेडियन
पर सेकेंड, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं ना। हाँ सर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट असल में एक एंगल है और एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। तो एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया रेडियन अपॉन सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, इट कम्स आउट बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी एंगुलर वाली चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, क्योंकि आगे चल के सर्कुलर मोशन में पढ़ना ही है, तो बस थोड़ा बहुत आइडिया हो कि एंगुलर वाली चीजें क्या है। एंगुलर टर्म कब जुड़ता है? जब बॉडी या तो किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, देखो सर्कल में घूम रही ना, या फिर बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे कि यहां पे मैं ऐसे गोल गोल घूम जाऊं तो मेरे पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, समझे? अगर मैं घूमूंगा तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ये वाली बात है, ठीक है। एक पूरा चक्कर काटने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? इन वन कंप्लीट राउंड, एक पूरा चक्कर काट लूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक कंप्लीट चक्कर में? कंप्लीट चक्कर मतलब मैं यहां से शुरू हुआ, पूरा घुमा और यहां आ गया। पूरा घूमने पे जो एंगल कवर होता है वो 360 डिग्री का। ये इनिशियल पोजीशन था, पूरा घूम के आने में कितना एंगल कवर करोगे? सर 360 डिग्री। पर सर हम यहां पे एंगल को रेडियन में लेते हैं। एंगल देखो ना किसमें मेजर करो? रेडियन में। 360 को कहते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो यहां पे जो एक कंप्लीट राउंड होगा, इनकंप्लीट राउंड, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। मतलब भावनाएं तो समझ रहे हो ना तुम लोग क्या चल रही है यहां पे? जस्ट ज्ञान की बातें हैं, नोट करते चलना, ठीक है। तो ज्ञान की बात इज इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए भाई नोट कर लीजिए यार फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये रहा सर आंसर। ये तो सर सेकंड -2 है। अरे रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो रेडियन सेकंड का पावर -2। लो भाई बन गई यूनिट। याद रखना ये वाली बात, ज्ञान की बात है। मैंने बोला ना फिजिक्स में तो क्वेश्चन भी सिखा के जाता है। सिखा गया तुम्हें? क्या सिखा गया सर? एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी। चलिए भाई आई थिंक अभी क्लियर होगी सारी बातें। नोट करने वाली बातें जो थी वो कर ली होगी तुमने, और यहां पे पूरा भरपूर ज्ञान की बात मैंने कर दी तुम्हारे साथ, तो सब क्लियर होगा भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है मल्टीप्लाई करो 107.88 को 0.610 से और आंसर को प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताओ। अच्छा सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है सर। 107.88 मल्टीप्लाई बाय 0.610। सर ये तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बस कैलकुलेटर की जरूरत है। देखो यार कैलकुलेटर का यूज करो, कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आंसर प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे वो फॉलो होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स थे वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। यहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल आप जानते हो, डिवीजन का रूल आप जानते हो, एडिशन का रूल भी जानते हो, और सब्ट्रैक्शन का रूल भी जानते हो। सो मैंने सोचा कि सब मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता था? मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता था? मल्टीप्लिकेशन का सर रूल हमसे कहता था कि आप चेक करो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और कहता था कि आंसर जो भी आपके पास आएगा उसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुड हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं, इसमें कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। इसमें कितने हैं? स्टार्टिंग का 0 नहीं होता है, आखिरी का 0 होता है, डेसिमल के बाद है। तो अरे डेसिमल के बाद अगर आखिरी में 0 आ रहा है तो कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे सर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पे हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 3। यहां पे हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 3। तो हमारे आंसर में भी
आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यहां पे देखो कितने दिख रहे हैं, 2 2 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, गलत है ये। यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, गलत है सर ये भी। यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, गलत है सर ये भी। यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर में आपके पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ रहा होगा। नोट कर लो भाई, मल्टीप्लिकेशन का रूल है, डिवीजन का भी यही रूल है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का रूल यही है, एंड डिवीजन। तो दोनों सेम रूल को फॉलो करते हैं, भले मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सेम पैटर्न फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करना है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। कर लिए नोट सभी ने, बढ़े आगे। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द बर्नौलीज इक्वेशन में बी रिटन एज p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस h रो g इक्वल्स टू k विच इज अ कांस्टेंट। भाई ये बर्नौलीज इक्वेशन है। क्लास 11th में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स यानी फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये इक्वेशन आपके पास आने वाली है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई भी फ्लूइड अगर बहता है, बहते हुए पानी के लिए या बहते हुए फ्लूइड के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो आपको K अपॉन P का यूनिट बताना है क्या होगा। K अपॉन P का, P यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर हो जाएगा, रो डेंसिटी हो जाएगा, V यहाँ पे स्पीड होता है, H यहाँ पे हाइट होता है, रो अगेन यहाँ पे डेंसिटी है, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो एक बार ट्राई करो भाई, K क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो पहले बात तो आपको K का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, K का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। कर पाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा लिया तो इस क्वेश्चन को आराम से, कुछ भी नहीं करना, मतलब इवन इनके आपको डायमेंशन भी नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, P इज द प्रेशर, P इज द प्रेशर, यहां पे रो जो है वो डेंसिटी है, V जो है वो स्पीड है या वेलोसिटी ले लो, कोई बात नहीं, एक ही डायमेंशन आएगा। फिर H हाइट हो जाता है, डायमेंशंस पता होने चाहिए, और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, डायमेंशन तो वही रहेगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, कर पाओगे? चलो ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई कुछ? अच्छा सर यहाँ पे P प्रेशर है ना। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात खुद सोचो, मतलब तुम खुद सोचो, है ना, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए इस चीज में, कि अगर मैंने इक्वेशन लिखी है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस का रो जी एच इज इक्वल्स टू के, अगर ये इक्वेशन लिखी है तो क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या मुझे ये कहता है कि LHS में जो डायमेंशन होगा RHS में भी वही डायमेंशन होना चाहिए? क्या मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो डायमेंशन LHS में है वही डायमेंशन RHS में होना चाहिए? डायमेंशन on LHS should be equals to dimension on RHS, है ना भाई। LHS में और RHS में जो डायमेंशन है वो सेम होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है मुझे। अच्छा सर, मतलब जो इनका डायमेंशन होगा, इन तीनों का डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन K का होगा। ओके सर, एक और बात जो मुझे पता है कि आप उनको ऐड कर सकते हो जो सेम डायमेंशन के होता है। हैशटैग only those quantities can be added, only those quantities can be added which have same dimensions। भैया उन्हीं को ऐड कर सकते हो जिनका सेम डायमेंशन हो, है ना। मास में मास को ऐड किया जा सकता है, m प्लस m कर सकते हो, लेकिन मास प्लस लेंथ नहीं हो पाएगा। मास में मास को ऐड कर सकते हो, लेकिन मास में लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। मतलब जो डायमेंशन प्रेशर का वही डायमेंशन रो वी स्क्वायर का, वही डायमेंशन रो जी एच का भी। जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन रो वी स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन रो जी एच का होगा। नहीं है भरोसा मेरे पे? आओ जरा दिखा देता हूं तुम लोगों को। प्रूफ हर चीज का दूंगा मैं, है ना। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस का रो जी एच इज इक्वल्स टू के। पहली बात तो भैया देखो, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M
एल का पावर माइनस का 1 टी का पावर माइनस का 2। चलो भाई रो वी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालता हूं। रो क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और v क्या है? स्पीड, एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए जी, तो ये हो जाएगा m एल का पावर माइनस का 3 एल का स्क्वायर टी का पावर माइनस का 2, m माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1 होता है, m एल माइनस 1 टी माइनस 2। लो भाई देख लो, रो वी स्क्वायर का भी वही डायमेंशन आया जो प्रेशर का आया था, प्रेशर का डायमेंशन, और रो वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम आया। और भरोसा नहीं है, रो जी एच का भी निकाल के देख लो। रो जी एच डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m बाय एल क्यूब। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फर्क पड़ता है? एक्सेलरेशन ही है ना, एल टी माइनस का 2, और हाइट होता है l, तो l से l मर जाएगा, यहां पे l बच जाएगा, तो ये हो जाएगा m l माइनस 1 टी माइनस 2। लो भाई रो जी एच का भी वही डायमेंशन है जो प्रेशर का है, तो प्रेशर का डायमेंशन, रो वी स्क्वायर का डायमेंशन और रो जी एच का डायमेंशन सेम है। और मैं बात पहले भी बोल रहा था, उन्हीं को ऐड कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है सर, समझ गया मैं। तो मतलब k का डायमेंशन क्या होगा? k का डायमेंशन भी वही होगा जो इन सब का था, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो डायमेंशन LHS में है वही डायमेंशन RHS में होना चाहिए। तो यहां पे सबका डायमेंशन है m l माइनस 1 टी माइनस 2, यहां पे हर किसी का डायमेंशन है m l माइनस 1 टी माइनस 2, तो k का डायमेंशन भी ये होगा m l माइनस 1 टी माइनस 2। पर उसने ये नहीं पूछा है, उसने मेरे से पूछा है कि भाई k बाय p कि p बाय k। देख लेते हैं k अपॉन p का यूनिट क्या होगा। अरे सर, तो k अपॉन p करा तो k का डायमेंशन बना m l माइनस 1 टी माइनस का 2 अपॉन p का डायमेंशन बना m l माइनस 1 टी माइनस 2। सॉल्व करने पे ये आया डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। k अपॉन p को सॉल्व करा, आंसर मिला है डायमेंशनलेस। पर सर उसने यूनिट मांगी है, रुको जरा सबर करो, डायमेंशन से वो भी बता देता हूं मैं। k अपॉन p का डायमेंशन निकला, आंसर आया डायमेंशनलेस। ऑप्शन चेक करो, पहला है प्रेशर, डायमेंशन है इसका m l माइनस 1 टी माइनस 2। दूसरा है थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है भाई, ठीक है। थ्रस्ट क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस 2। एंगल, एंगल भैया डायमेंशनलेस होता है, m0 l0 t0, और नन ऑफ दीज तो कोई डायमेंशन ही नहीं, ठीक है। तो इनमें से बताओ किसके साथ k अपॉन p का डायमेंशन मैच करता है? इनमें से किसके साथ k अपॉन p का डायमेंशन मैच करता है? सर एंगल के साथ करता है, दोनों के डायमेंशन मैच करते हैं। एंगल भी डायमेंशनलेस, k अपॉन p भी डायमेंशनलेस, दैट मींस k अपॉन p का जो यूनिट होगा वो वही है जो एंगल का यूनिट होता है। k अपॉन p का वही यूनिट रहेगा जो एंगल का था। तो भैया यहां से आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है यहां पे? ऐसा तुम्हें सबका फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें ये वाली बात पता है तो तुम्हें सबका डायमेंशन फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। ये बात पता होनी चाहिए, दोनों जो मैंने ब्लैक कलर से लिखी है दोनों बात पता होनी चाहिए थी। अगर ये पता है तो सबके डायमेंशन फाइंड नहीं करने, फिर भी मैंने तुम्हें सबके डायमेंशन यहां फाइंड करके बता दी है। इस जस्ट अ ज्ञान की बात, यहां तक आने की तो जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो यहां तक तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा वहीं से सॉल्व कर देते। बट एनीवेज कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी तसल्ली जरूरी है ना, तो छाप लो इसको, छापना है तो पहले यहां से नोट करना शुरू कर दो। नोट कर लिया होगा इसको, फिर यहां पे आ जाओ। ये भी नोट किया होगा सभी ने, पक्का, प्रॉमिस। चलो भाई अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द करेक्ट यूनिट। भाई इनमें से किसकी यूनिट करेक्ट नहीं है, इनमें से किसकी यूनिट गलत है ये बताना है। हलवा सवाल। चलिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पहली बात तो सर ये है कि स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स है ना, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। भाई फोर्स कोई सा भी हो, रीस्टोरिंग हो, फ्रिक्शन वाला फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, सरफेस का फोर्स हो, तुम्हारा फोर्स हो, किसी का भी फोर्स हो, उसकी यूनिट तो न्यूटन रहनी है। हाँ सर, तो यहां पे फोर्स कोई सा भी हो, यूनिट तो न्यूटन रहेगी, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन बोले तो डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अब ये मत पूछो मुझसे कि स्ट्रेन क्या है सर, मैं पहले बता चुका हूं बहुत बार तुम्हें इसके बारे में।
ठीक है, पुराने लेक्चर देखो पता चल जाएगा। इनफैक्ट इससे पिछले वाले सेशन में भी स्ट्रेन के बारे में चर्चा हुई है। तो यहां पे ऊपर लिखेंगे मीटर, नीचे भी लिखेंगे मीटर। भाई मीटर से मीटर मर जाएगा, ये हो जाएगा यूनिटलेस। सर मीटर से मीटर मर गया तो जिसके पास कोई यूनिट नहीं होती इट इज नोन एज यूनिटलेस। तो जब मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करूंगा तो इसका यूनिट क्या बनेगा? सर जब मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करूंगा तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपॉन ये है यूनिटलेस इसलिए 1 लिख दिया। जो यूनिटलेस होता है उसकी जगह 1 लिख दीजिए एंड योर आंसर कम्स आउट बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई जिसका यूनिट नहीं है उसकी जगह 1 लिख देना यार, बुरा नहीं लगे उसको, ताकि ठीक है। अभी तुम स्ट्रेस का यूनिट लिखोगे, स्ट्रेन का यूनिट है ही नहीं तो बेचारे को बुरा लग जाएगा, इसलिए तुमने 1 लिख दिया पे। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये तो सही है, हमें बताना है किसका यूनिट गलत है, किसका यूनिट सही नहीं है, मतलब गलत है। ये वाला तो सही है ना सर? हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर सरफेस टेंशन, अभी मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है इट इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो क्या फर्क पड़ता है सर? सरफेस टेंशन में फोर्स ऊपर है, लेंथ को लिखते हैं मीटर में, तो सरफेस टेंशन का यूनिट बनता है न्यूटन अपॉन मीटर। क्या ये सही यूनिट लिखी है इसकी सरफेस टेंशन की? हाँ सर, न्यूटन अपॉन मीटर सही है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या है चिंता मत करो, अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में, बस अभी फॉर्मूला नोट कर लो। फोर्स अपॉन लेंथ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, है ना। सरफेस एकदम टाइट रहता है लिक्विड का, जिसकी वजह से अगर कोई पतली चीज सरफेस पे रख दी जाए तो वो डूबती नहीं है बल्कि ऊपर तैरती रहती है वो, है ना। और जैसे तुमने मच्छर को देखा होगा, पानी के ऊपर बैठ जाता है ना, तो क्यों बैठ जाता है? तुम बैठोगे तो डूब जाओगे मच्छर बैठ जाता है। लेकिन तो ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। या फिर उसका तुमने देखा होगा पानी की बूंद गोल होती है, वो क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। तो ये बहुत सारी वजहें हैं सरफेस टेंशन की, तो अभी पढ़ेंगे। अभी फॉर्मूला नोट करो, फोर्स अपॉन लेंथ न्यूटन पर मीटर हो गया। एनर्जी, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का यूनिट क्या बनेगा? चलो भाई, पहली बात तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएं? हाफ mv स्क्वायर। कोई सी भी एनर्जी लगा लो, आंसर तो मिलना ही है तुम्हें। तो यहां से सर मास का लिखा केजी, स्पीड का लिखा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, से हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई यहां पे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। सर आपने तो एक काइनेटिक एनर्जी लिखी है, नहीं मैं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं, तो लिखो भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh। m बोले तो मास, kg, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। कोई फर्क पड़ा क्या? यूनिट तो सेम है ना अभी भी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का यूनिट मीटर। अभी भी आंसर आपका केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो देख लो, किसी से भी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी से भी वही यूनिट मिलेगा जो काइनेटिक एनर्जी से मिलता है, बट यहां पे इसने एनर्जी का यूनिट लिखा है केजी मीटर पर सेकंड। बहुत गलत बात है सर, ये बहुत ही गलत बात है। इसकी यूनिट जो है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं की है। हमें भी तो ये बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। किसकी यूनिट गलत लिखी है? एनर्जी की गलत लिखी है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जो होता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बात है सर, तो यहां से प्रेशर की यूनिट भी उसने सही लिखी थी। देख रहे हो, स्ट्रेस का यूनिट प्रेशर का यूनिट सेम है, इसलिए स्ट्रेस का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है। सवाल पूछता है ये वाला कि इनके डायमेंशन सेम है, तो अगर तुमसे बोल रहे भैया किस किस का डायमेंशन सेम है, बोलना स्ट्रेस का, प्रेशर का, एनर्जी का, वर्क का, स्ट्रेस का और वर्क का टॉर्क के साथ भी होता है ना। क्वेश्चन किया था इसका, देखो पिछले सेशन में जब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे तुम्हें, तो वहां पे क्वेश्चन आया था, IIT JEE का क्वेश्चन था वो, जिसमें बोला था कि इनमें से कौन कौन से क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। तो ऐसे 3 ऑप्शंस करेक्ट थे उसमें शायद, है ना, याद हो तुम लोगों को तो। एनीवेज अभी तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, ये आपके काम के लिए है। और इसका एनर्जी का यूनिट इन्होंने गलत लिखा था, बाकियों के यूनिट सही थे बिल्कुल भी। कर लिया नोट सभी ने? समझ रहे हो ना बात को? बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स light travel in the form of packet and energy associated with the each packet is given by E equals to h nu,
where h is the Planck's constant and nu is the frequency। देखो यहां पे तुम्हें ऐसा दिखता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका मैं सही से बताता हूं, इट शुड बी h न्यू, ऐसे लिखते हैं, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो E तो हो जाएगी एनर्जी, h हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट द डायमेंशन, मुझे h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो यहां से फॉर्मूला जो बनने वाला है वो ये बनेगा कि h इज इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू, h इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू। सर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। भाई ये टाइम पीरियड क्या है असल में, टाइम पीरियड इज ऑल्सो टाइम, टाइम पीरियड क्या है असल में, टाइम ही तो है, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड टाइम होता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा 1/t। तो मैं बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा t-1, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है t-1। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, ml2 t- का 2 होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करना था। चलिए भाई, फ्रीक्वेंसी का पता है, एनर्जी का पता है, पुट कर दीजिए। तो यहां से h का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml2 t- का 2 डिवाइडेड बाय t-1, t-1 ऊपर चला जाएगा और h का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml2 t-1। ठीक है, ये t-1 ऊपर जाएगा, प्लस का 1 बनेगा, -2 + 1 -1 होता है। ml2 t-1, ml2 t-1, सी ऑप्शन मुझे मिल रहा है, दिस इज द राइट आंसर। क्या बोल रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर ये तो, है ना। अभी आ रहा है, अभी टफ वाला भी आ रहा है, रुको। तो बस तुम्हें बूस्ट कर रहा हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस दे दे के, है ना। होता ना जीत की तैयारी, तो बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, अभी आगे क्वेश्चन आने वाले खतरनाक वाले। किया है नोट, बढ़े आगे। ओके, ट्राई दिस वन। गिवन दैट v इज द स्पीड, r इज द रेडियस, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। इनमें से कौन सा डायमेंशनलेस होगा ये आपको बताना है। सर फिर से हलवा सवाल आ गया, चलो भाई कर लो एक बार ट्राई, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई सभी ने? अच्छा, क्या करोगे, गिवन दैट v इज द स्पीड, v का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा lt- का 1, नहीं जानते ना तुम लोग ये वाली बातें। r इज द रेडियस, डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा l, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशनल फॉर्मूला lt-2। सर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो या किसी की भी वजह से हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें डायमेंशन पता है, वो एक्सेलरेशन का ही होगा। पहला ऑप्शन चेक करते हैं भाई। पहला ऑप्शन बोलता है v² अपॉन rg, v²/rg, यानी कि lt-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की जगह l और g की जगह lt-2। चलो भाई देखें तो l² t-2 डिवाइडेड बाय l² t-2। सर ये बन जाएगा डायमेंशनलेस, ये बन रहा है सर पहला ऑप्शन डायमेंशनलेस। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट सर मजा नहीं आया, सारे ऑप्शन चेक कर लेते एक बार, है ना, थोड़ा फील आ जाए। तो v²r डिवाइड बाय g करोगे तो यहां से बनेगा lt-1 का होल स्क्वायर, r की जगह पुट करेंगे l और g की जगह पुट करेंगे lt-2। तो l से l मर जाएगा एंड इट कम्स आउट बी l² t⁻⁻2 अपॉन t⁻⁻2। l², नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, है ना। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इट्स v²g/r। हाँ जी, v का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1, इसका स्क्वायर करोगे lt-1 का स्क्वायर lt-2 डिवाइडेड बाय l, तो l से तो l मर जाएगा, इट कम्स टू बी l² t-2 डॉट t-2। तो ये बन जाएगा l² t-4। ना सर ये भी डायमेंशनलेस नहीं है, और वैसे ही v²rg भी डायमेंशनलेस नहीं होगा। चलिए भाई, तो बस यही है कहानी इस क्वेश्चन की। समझ आ गई सारी बातें? टफ हो गया बहुत ज्यादा सब कुछ, है ना। हाँ सर बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर से निकल गई सारी बातें। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, कर लिए नोट, बढ़े आगे। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ना, मुझे बड़ा पसंद है ये। In terms of the potential difference V, electric current I, permittivity epsilon naught and permeability mu naught,
एंड द स्पीड ऑफ लाइट c, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज r। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो भाई सर ये क्या बात हुई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पता नहीं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है पता नहीं, परमिटिविटी क्या है पता नहीं, परमिएबिलिटी भी क्या है पता नहीं, स्पीड ऑफ लाइट हाँ जानते हैं ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। बचपन में यानी कि क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था W इक्वल्स टू Q इंटू V करके, तो यहां से V का वैल्यू बनता है W बाई Q, वेयर V इज द पोटेंशियल। भूल गए ना तुम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज, सो डेल्टा V वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t माइनस 2, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT क्योंकि Q इक्वल्स टू IT होता है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A, टाइम का T। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट बी ml2 t माइनस 3 A माइनस 1, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा सर उसके अलावा अगला टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A होता है, ये भी हो गया। परमिटिविटी का कहां से निकालोगे यार, इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। तो यहां से परमिटिविटी बनती है Q1 Q2 बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर। देखो भाई 4 पाई से कोई लेना देना नहीं है बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू अक्सर डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन पता है, चलो भाई देखो AT पहले चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, AT दूसरे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का लिखेंगे m LT माइनस 1, और यहां पे R मतलब डिस्टेंस होती है जिसका स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करा तो यहां से परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m L की पावर माइनस का 1, m इनवर्स L की पावर माइनस का 3। यहां नहीं दिखेगा, अगले पेज पे लिखते हैं इसको, चलो ऐसा दिख जाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ m इनवर्स L का पावर माइनस का 3 और फिर माइनस 3 हो गया, t का पावर 4a स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। सो परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया, और परमिएबिलिटी का कहां से निकालें, तो एक रिलेशन अभी मैं लिख रहा हूं, फिलहाल के लिए नोट कर लो। एक रिलेशन होता है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की बात है, नोट कर लेना यार, है ना, ज्ञान की बात। चलो भाई यहां से परमिएबिलिटी की भी डायमेंशन निकालो, देखो क्या आ रहा है। हाँ क्या है इसका, कर रहा है तुमने, ये आया कहां से सर फॉर्मूला, अभी नोट कर लो, भरोसा रखो मेरे पे, थोड़ा सा बनता है फॉर्मूला, क्लास 12th में पढ़ोगे। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का एक रिलेशन है यहां से जो हमें मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके एक चैप्टर आएगा, वहां पढ़ाऊंगा बढ़िया से। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है, बस भरोसा कर लो भी, है ना। सो यहां से आप परमिएबिलिटी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे सर, परमिएबिलिटी का डायमेंशन कैसे निकालें, आपसे क्या बोला गया, C जो है वो है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। पता है इस पे क्वेश्चन आता है तुमसे, डायरेक्टली पूछेगा इसके बारे में वो, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, बोलेगा डायमेंशन ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो तुम सीधा लिख दोगे कि भैया इसका डायमेंशन LT माइनस 1 होगा, LT माइनस 1। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो तुम सीधा लिख दोगे कि भाई इसका डायमेंशन LT माइनस 1 होता है। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे लिखोगे, तो अभी फिलहाल फॉर्मूला याद कर लो बस, है ना। स्टार्टिंग है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन हाँ जैसे ये वाले कष्ट तुमने झेल लिए ना, तो आगे जाके चैप्टर बहुत स्मूथली निकलेंगे तुम्हारे फिर। एनीवेज चलिए, यहां से मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे फर्क पड़ता है इस फॉर्मूले के। यहां पे C स्क्वायर को लिखूंगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। सो μ0 का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा 1/ε0 C स्क्वायर। चलिए भाई, तो μ0 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, 1/m इनवर्स L का पावर माइनस का 3, T का पावर 4, A का स्क्वायर इंटू C LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे,
और फिर आगे मैंने स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। तो इसको सॉल्व करा जब मैंने यहां पे, तो इट कम्स आउट बी म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m इनवर्स l का पावर माइनस का 3 और यहां पे l का स्क्वायर भी आ जाएगा, t का पावर 4 और यहां पे t का पावर माइनस 2 भी आ जाएगा, a स्क्वायर। सो ये होएगा 1 अपॉन m इनवर्स l का पावर माइनस का 1, t का पावर 2, a का पावर 2। चलो भाई ये ऊपर जाएंगे, m l t का पावर माइनस का 2, a का पावर माइनस का 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कहते हैं इसको हम लोग, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये बनता है। इसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये बनता है। अच्छा, इसका उल्टा भी पूछ लेता है, अच्छा परमिएबिलिटी कहां से निकाल सकते हो? और तो इसके और भी फॉर्मूले हैं, मैग्नेटिज्म नाम के एक चैप्टर आएगा, वहां पे इसके और भी फॉर्मूले हैं। मैं ये वाला इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हें और कोई फॉर्मूला पता हो तो लगा लेना, है ना, और उससे सॉल्व कर लेना फिर तुम लोग, बट नहीं आएगा, नोट कर लो। सो परमिएबिलिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल गया है, परमिटिविटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल चुका है। सो वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। बाकी करंट का तुम्हें पता है एम्पियर होता है। चलिए भाई, उसने बोला है कि इनमें से कौन से करेक्शन जो रिलेशंस है वो डायमेंशनली करेक्ट होंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। तो पहला पार्ट चेक कर रहा हूं, एक मिनट रुको, पहला पार्ट चेक करता हूं, म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। क्या ये सही है? म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। भाई डेल्टा वी मतलब देखो, तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml2 t - 3 a - 1, और म्यू नॉट का अभी निकाला हमने, इट्स ml t - 2 a - 2। तो लिखो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t - 2 a - 2। क्या ये बात सही रहेगी? ml t - 2, ओहो t - 2 a - 2। ये मैंने परमिएबिलिटी का लिखा, करंट का स्क्वायर, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला a, इसका स्क्वायर, परमिटिविटी का m - 1 l - का 3 t का पावर 4 a का पावर 2। ये परमिटिविटी का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का हो जाएगा कितना? पोटेंशियल डिफरेंस का होगा ml2 t - 3 a - 1, ml2 t - 3 a - 1। क्या लिख दिया मैंने? ml2 t - 3 a - 1 का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ के डायमेंशन सेम है तो हमारा ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई देखते हैं, ये m l t - 2 और ये a का पावर 0 हो जाएगा क्योंकि -2 है और यहाँ पे स्क्वायर है। सॉल्व करा, यहाँ पे m का पावर -1 प्लस का 1, l का पावर माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 4, t का पावर 4, यहाँ पे t का पावर माइनस का 6 और यहाँ पे a का स्क्वायर डॉट a का पावर माइनस का 2। मर गया। तो ये हो जाएगा m l t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे प्लस का 2 था, सॉरी, m का पावर माइनस का 1 प्लस का 2 था, m का स्क्वायर था ना वो, यहाँ पे m l का पावर 1 t का पावर माइनस का 2। क्या बात है, देख लो भाई दोनों तरफ के डायमेंशन सेम हैं तो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। LHS में जो डायमेंशन है RHS में भी वही डायमेंशन है, सो आई मस्ट से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, बट रुको जरा, खुश मत हो ज्यादा, क्योंकि उसने ऑप्शन के लिए क्या बोला है साथ में, उसने बोला है कि इज आर करेक्ट। अब ये तो नहीं कर सकता ना कि एक ऑप्शन टिक हो गया तो उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, एडवांस का सवाल है, इज आर वाली बातें होंगी ये, मतलब मुझे बाकी के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन है एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल्स टू म्यू नॉट वी। तो चलो भाई सेकंड को देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट आई इक्वल्स टू म्यू नॉट वी। सेकंड ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट वी। चलो भाई लिखते जाओ फटाफट से, m इनवर्स l का पावर माइनस का 3 t का पावर 4 a का पावर 2। ये परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला a होता है,
परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना था, कहाँ गया, ये ml t माइनस टू a माइनस टू, ml t माइनस टू a माइनस टू, ml t माइनस टू a माइनस टू, और v का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन। देख लो भाई, भरोसा नहीं हो तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे ml2 t माइनस थ्री a माइनस वन। ठीक है, चलिए देखो जरा क्या ये सही है। m माइनस वन l माइनस थ्री t का पावर 4 a का पावर क्यूब 2 और ये 1 है ना, यहाँ पे बनेगा m स्क्वायर l का पावर 2 और 1 3, t का पावर माइनस का 5 a का पावर माइनस का 3। नहीं सर, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन मेरा कट जाएगा। चलो आओ सेकंड ऑप्शन को काटने चलते। सेकंड ऑप्शन हमारा नहीं है सही। थर्ड ऑप्शन है I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट CV। चलो भाई देखते हैं, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट CV। I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट CV। क्या सब म्यू भी आएगा इसमें, देख लेते हैं। नहीं है, I इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट CV, म्यू नहीं है। क्या बात है, समझ आ गया इसमें। तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट का m इनवर्स L का पावर माइनस का 3 t का पावर 4 a का पावर 2। C इज द स्पीड ऑफ लाइट LT माइनस 1, और यहाँ पे V m L2 t माइनस 3 a माइनस 1। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा, m का पावर माइनस का 1 और यहाँ पे m का पावर प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है, वो मैं काट दे जाऊं। m का पावर माइनस 1, m का पावर प्लस 1 मर गया, l का पावर माइनस का 3, l का पावर 2 और यहाँ पे 3, l का पावर माइनस 3 से l का पावर 2 और ये 3 मर गया, t का पावर 4, t का पावर माइनस 1, t का पावर 3 कहलाएगा ये, t का पावर 4, t का पावर माइनस 1, t का पावर 3 कट जाता है माइनस 3 से, a स्क्वायर और यहाँ पे a का पावर माइनस 1, इट कम्स आउट बी a स्क्वायर और यहाँ a का पावर माइनस 1। यह आंसर बनता है A। मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। किसी को ये वाली बात की तो समस्या नहीं है ना कि सर ये आप काट कैसे देते हो इनको, ऐसे ही इनको कैसे काट देते हो, तो मैं इसका एक थोड़ा सा डेमो तुम्हें दे देता हूं। m का पावर माइनस का 1 इंटू m का पावर 1, तो ये हो जाएगा m का पावर माइनस 1 प्लस 1, m का पावर 0, m का पावर 0 मतलब 1 होता है। फिर l का पावर माइनस का 3 इंटू एल स्क्वायर। देखो भाई क्या बनेगा, l का पावर माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2, ये भी हो जाएगा l का पावर 0 यानी कि भी 1 हो जाएगा। t का पावर 4, t का पावर माइनस 1 है ना, t का पावर 4, t का पावर माइनस 1, t का पावर माइनस का 3। चलो भाई t का पावर 4 माइनस 1 माइनस का 3, t का पावर 0 यानी कि ये भी 1 बनता है। जो जो कट रहे हैं उनका मैं प्रूफ देते जा रहा हूं साइड में, तुम्हें ऐसा मत बोलना कि सर आपने प्रूफ ही नहीं दिया इनका। फिर उसके बाद a का तो तुम्हारे सामने किया भी है ना, 2 माइनस 1 कर दिया। सो हमारा थर्ड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो थर्ड इक्वेशन पे टिक लगाते हैं चल के। चलो थर्ड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फोर्थ इक्वेशन है म्यू नॉट सी आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी। म्यू नॉट सी आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी। फोर्थ ऑप्शन म्यू नॉट सी आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी। भाई म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भूल गए सर, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। इट्स एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। म्यू नॉट का हो गया। सी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस का 1, आई का डायमेंशनल फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू परमिटिविटी का एम इनवर्स एल का पावर माइनस का 3, टी का पावर 4, ए का पावर 2, और यहाँ पे दिस इज फॉर वी। वी का एम एल का पावर माइनस का 2, टी का पावर कितना था देख लो यार एक बार, एम एल 2 टी माइनस 3 ए माइनस 1, टी माइनस 3 ए माइनस 1। चलो भाई ये हो गया है ना। करो कंपेयर, यहां पे बनेगा m
L का पावर 1 2, T का पावर -2 -1 माइनस का 3, A का पावर -2 और 1, तो A का पावर माइनस का 1। यहां पे बनेगा M का पावर -1 + 1 0, फिर L का पावर -3 + 2 माइनस का 1, T का पावर 4 -3 1, A का पावर 2 -1 1। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? नहीं है सर, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। चलो भाई फोर्थ ऑप्शन को काटने चलते हैं। तो हमने बोला कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या हुआ भाई? इससे पहले तो सर इतनी इजी क्वेश्चन था, है? अब ये इतना खतरनाक क्वेश्चन आ गया। खतरनाक नहीं है, लेंदी है। ठीक है, इनको खतरनाक नहीं बोलते, इनको लेंदी कहते हैं, लंबे क्वेश्चन नहीं है। तो मैं एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ गया तो फिर कौन रोक सकता है तुम्हें? सर ये क्वेश्चन रोकता है हमें, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, है ना। एक बार तुमने डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लिए सबके, तो फिर कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। सो यहां पे नोट करना शुरू करेंगे सभी लोग। इसका ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, बी और डी गलत है। ठीक है, छाप लो जल्दी से, किया नोट? फिर यहां पे आओ, इसको भी छाप लो जल्दी से, कर लिए नोट? फिर आगे आओ, इसको भी छाप लो जल्दी से, ये भी कर लिए नोट पक्का? फिर आगे आओ, इसको भी छापो जल्दी से, बी और सी ऑप्शन यहीं पे थे, कर लिया? फिर आगे आओ, ये भी हमारा गलत ऑप्शन में था। हो गया पक्का? बढ़े अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल हमारा बोलता है, एक स्टूडेंट ने सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ 1 मीटर का है, इसका यूज किया टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ही यूजेस अ स्टॉप वॉच द लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड फॉर दिस रिकॉर्ड्स 40 seconds फॉर 20 ऑसिलेशन। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फिर से आपको बताना है भाई इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन से नहीं है। सिंपल पेंडुलम का लेंथ दे दिया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो रिकॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप वॉच का यूज किया जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड का है, 40 सेकंड्स वो रिकॉर्ड करता है फॉर 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन के लिए 40 सेकंड रिकॉर्ड किया है। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? सोचोगे, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। हाँ भाई किया ट्राई तुमने? ही यूजेस अ स्टॉप, ठीक है चलो भाई, जी को डिटरमाइन कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन बोलता है एरर इन मेजरिंग टी, डेल्टा टी इन मेजरिंग टी द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड, एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग द टी द टाइम पीरियड इज 1 सेकंड। पहली बात तो टाइम पीरियड के मेजरमेंट में जो एरर आया है वो कहना चाहता है वो 0.05 सेकंड होगा। टाइम पीरियड के मेजरमेंट में जो एरर आया है वो 1 सेकंड होगा। परसेंटेज एरर जी फाइंड आउट करते टाइम पे जो आया है वो 5% का है। परसेंटेज एरर जी फाइंड करते टाइम जो आया है वो 2.5% का है। तो चलो भाई देखते हैं। यहां पे पहली बात क्या बोली कि सर 20 ऑसिलेशंस के लिए, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कि 20 ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगा है वो है 40 सेकेंड्स का। तो एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? 20 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगा है वो 40 सेकेंड्स का है, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगेगा 40/20 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है दैट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। भाई साहब बहुत ही शानदार चीज हमें मिल गई है, बहुत काम की हो रही है। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है सर, समझ गए सारी बातें। इसके अलावा जो यहां पे 40 सेकेंड्स उसने यूज किया है ना, तो देखो भाई लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड का, जो टाइम उसने मेजर किया है वो है 40 सेकेंड्स का। तो समझो बात को, जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड का है, यानी कि जो डेल्टा टी होने वाला है वो 1 सेकेंड का होगा, जो मिनिमम वो मेजर कर सकता है। और जो टाइम उसने मेजर करा है वो है कितना? 40 सेकेंड्स का। तो मैं कहता हूं कि यहां पे जो टाइम उसने मेजर करा है इट शुड बी ऑफ 40 सेकेंड्स, और जो लीस्ट काउंट था वो 1 सेकेंड का था।
तो यहां पे अगर मैं टाइम के लिए एरर निकालने की कोशिश करूं तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1/40। लीस्ट काउंट 1 है, टाइम जो उसने मेजर किया 40 है। बेसिकली इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जब आप इसको निकालते हो तो ऐसे निकालते हो कि भाई एरर इन मेजरिंग द टाइम, या फिर मैं जो बोलूं लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेकेंड का है और जो टाइम लग रहा था वो था 40 सेकेंड्स का। सो डेल्टा टी बाई टी, टाइम पीरियड में जो एरर आएगा वही होगा जो टाइम में आ रहा है, टाइम पीरियड में जो एरर आएगा वही है जो टाइम में आ रहा है, एंड इट कम्स आउट बी 1/40। सो टाइम पीरियड में जो एरर है वही है जो टाइम में आ रहा है, तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू 1/40। डेल्टा टी निकालना है मुझे, तो यहां से मैच करेंगे फिर इसको, है ना। तो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो क्या बोला, टाइम पीरियड में जो एरर है वही है जो टाइम में आ रहा था। सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल टी बाई टी, और यहाँ पे 1/40 बन गया। सो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1/40। सो डेल्टा टी, और टाइम पीरियड कितना निकाला है 2 सेकेंड्स का, ये 1/40 हो जाएगा। सो डेल्टा टी का वैल्यू बनता है 2/40 यानी कि 1/20 सेकेंड्स। 1/20 सेकेंड्स मतलब कितना होता है, 1/20 सेकेंड्स का मतलब होता है इट्स 0.05। सो डेल्टा टी का जो वैल्यू मिलेगा 0.05 सेकेंड्स मिलेगा हमें। डेल्टा टी का वैल्यू 0.05 सेकेंड्स मिलेगा। तो ऑप्शन देखो मैच कर रहा है क्या, एरर इन मेजरिंग द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। बिल्कुल सर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एरर इन मेजरिंग द टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, बहुत गलत बात बोली है उसने, ये वाली बात हमें। आगे है परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 5%, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 2.5%। भाई यहां तक तो मैंने टाइम पीरियड में एरर निकाला। अब अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन में बोला है सिंपल पेंडुलम है, हाँ सर। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ये। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल का पावर 1/2 अपॉन जी का पावर 1/2। तुम्हें तो पता ही है अंडर रूट को 1/2 भी लिखते हैं। सो टी कम्स आउट बी 2 पाई, यह एक काम करे क्या, टी को इधर ले आए, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल का पावर 1/2, जी का पावर माइनस का 1/2, एल का पावर 1/2, जी का पावर -1/2। चलो भाई एरर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला यार यहाँ पे एरर कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि कांस्टेंट होती है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसको हटा दो। पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आएगी तो 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी। सर पावर अगर आगे आ रही है तो माइनस का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर को हमेशा ऐड करते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहां पे इसको सिंप्लीफाई किया तो लेंथ में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। देखो तो कहीं पे लेंथ में चेंज की बात बोली क्या, लेंथ यहां पे फिक्स कर दी है सर उसने, लेंथ को फिक्स कर दिया है, 1 मीटर है, फिक्स है भाई, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई मेजरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लेंथ यहां पे उसने फिक्स कर दी है तो लेंथ में जो एरर होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया वो। सो डेल्टा टी बाई टी जो बनेगा इट शुड बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी बाई जी। तो यहां पे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी बाई जी। So let's solve this on the next page। तो मैंने बोला डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। चलो भाई वैल्यूज क्या क्या थी इसके पास, सो 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू था 0.05 और टाइम था 2 सेकेंड्स का। अरे डेल्टा टी अभी निकाला ना 0.05 और टाइम पीरियड भी 2 निकाला, 2 से 2 मर जाएगा, इट कम्स आउट बी 0.05। पर सर मुझे परसेंटेज में चाहिए,
परसेंटेज में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो इससे आएगा परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल्स टू 5%। तो भाई G में जो परसेंटेज एरर होगा वो 5% का होगा। G में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना आएगा, 5% का आएगा। तो यहां से देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G इज 5%। तो मैं बोलूंगा जी हाँ सर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो आपका एरर टाइम निकालने में है, टाइम पीरियड में भी वही एरर है, तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा स्मॉल टी बाई टी करोगे। स्मॉल डेल्टा स्मॉल टी जो था टाइम में जो लीस्ट काउंट था वो बेसिकली एरर है 1 सेकेंड का, और यहाँ पे जो टाइम लग रहा था वो था 40 सेकेंड्स का। तो आपने यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू स्मॉल टाइम्स ऑफ और डेल्टा स्मॉल टी बाई टी किया, आंसर 1/40 आया। ठीक है, चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से, किया नोट सभी ने? फिर हम आगे बढ़े, ये भी नोट कर लो। 2 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई एरर नहीं होगा। लेंथ फिक्स कर दिए इसलिए कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे नो एरर इन लेंथ, नो एरर इन लेंथ। लेंथ को फिक्स कर दिया तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं भाई, तो जी के मेजरमेंट में ही एरर आएगा, तो हमने निकाल लिया। ये भी नोट कर लो, किया नोट सभी ने? चलिए भाई बहुत शानदार। सो ये हो गए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, वो सब आपको समझ आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना भाई? यस, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो वीडियो दोबारा जरूर देखो। वीडियो दोबारा देखने के लिए आप वेबसाइट पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, www.magnetbrains.com पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा IIT JEE डिपार्टमेंट, जहां पे मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मेरे सारे लेक्चर्स यहाँ पे अरेंज्ड है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है कि सर कहाँ है, क्या है, ढूंढना पड़ेगा, नहीं। तुम्हें सिर्फ वहां जाना है, IIT JEE में जाना, मेरे सारे लेक्चर्स जो अभी तक हुए सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसका फायदा ये है कि आपको वीडियोस को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आओ, सारे वीडियोस अरेंज करके रखे लेक्चर वाइज, और इवन उनके DPP सॉल्यूशंस भी हैं यहाँ पे। तो अगर आज का लेक्चर देखना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलती है, तो इनको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना, देख लेना एक बार। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये सारी देख लेना भाई। यहाँ पे हमने पूरा समराइज कर दिया है चीज़ों को, हमने बता दिया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। और फिर आप जब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे चैप्टर 1 की बात करें तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स डिफाइंड है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कभी आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि 2 लेक्चर देख लिए तो भैया पैसे ले आओ, है ना, सब्सक्रिप्शन खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। जितने बार देखना उतने बार देखो, जो लेक्चर देखने वो लेक्चर्स देखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? वेबसाइट पे। इवन जो DPPs हैं वो भी आपको वेबसाइट पे मिल रही है, तो मतलब आपके लिए फ़ायदा ही है इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को मिस मत करना। बाकी हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा काम जो तुम लोगों को करना है, अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो लाल बटन है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। ओके, और बाकी अपने भाई बंधुओं को बताना है, सखा सहेलियों को भी बताना है जाके कि भाई यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स पे JEE की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और हम लोग बहुत डेडिकेटली आगे बढ़ रहे हैं ना, डेडिकेटेडली। ठीक है, तो उनको भी शेयर कर दो, उनको बता दो सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे और कितने जबरदस्त तरीके से चल रहा है ना। तो यही है बस आज के सेशन के लिए। और इसके बाद अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर के साथ सारी चीजें कंप्लीट करा दूं, जिसमें कि आपका टॉपिक भी कवर हो गया, DPPs भी कवर हो गए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी करा दिए, और अब एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आइडिया हो जाए कि भाई अभी तक कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद हमारे चैप्टर फिर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पे, और ऐसे ही पैटर्न सारे चैप्टर्स के लिए चलता रहेगा। और हमारा टास्क ये है कि हर चैप्टर के साथ आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए फिर। ठीक है, तो ये थी कहानी आज के सेशन की। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ परफेक्टली क्लियर होगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।